दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये लफ्ज़ थे भारत के उस महान क्रांतिकारी के जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में अंग्रेज़ी हुकूमत में खौफ का वो बीज बो दिया था जिससे वो कभी निकल नहीं सके। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज़ उनके शव के पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हमारे कदमों की आवाज़ से वो फिर जाग न जाएं और हम पर गोली न चला दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने जीवित रहे अंग्रेज़ों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। वे जब तक जिंदा रहे, आज़ाद रहे और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। आज जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपनी क्रांतिकारिक गतिविधियों से अंग्रेज़ों की हुकूमत तक को हिलाकर रख दिया था। आज हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने अनकहे किस्से सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताएंगे जो आज तक दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप भी आज़ाद जैसे महान वीरों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। बात है 23 मई साल 1906 की, जब मध्य प्रदेश के भवरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वो बचपन से ही अपने पिता सीताराम तिवारी की तरह स्वाभिमानी और जिद्दी थे। एक बार महज 13 साल की उम्र में किसी बात पर उनके पिता ने उन्हें डांट कर घर से निकाल दिया और साफ कह दिया कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे घर में कदम मत रखना। लेकिन चंद्रशेखर जानते थे कि वो गलत नहीं है और किसी भी कीमत पर झूठी माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए वो इतनी छोटी उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ, फिर वहां से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी तो चंद्रशेखर उसमें जाकर लेट गए। थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई और जब आँख खुली तो वो बम्बई पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक ठेले पर बर्तन धोने का काम मिला और यहीं से उन्होंने दुनियादारी सीखी। मगर बम्बई की होड़ में उनका मन नहीं लगा और वो बनारस आ गए। इसी बीच साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें अंग्रेज अफसरों ने 1600 से अधिक निहत्थे लोगों की जान ले ली, इस हादसे ने 14 साल के चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। और 1920 में जब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सन 1921 में देश भर में हजारों क्रांतिकारियों समेत 15 साल के चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने जज के सवालों के ऐसे जवाब दिए कि पूरी अदालत हिल गई। जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोले आज़ाद। जज ने पिता का सवाल पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, और पता पूछने पर बोले कार करावास। अदालत में मौजूद आज़ादी की चाह रखने वाले लोग इस 15 साल के बच्चे के मुख से ऐसे शब्द सुनकर तालियां पीटने लगे, मगर ब्रिटिशर्स और जज गुस्से से तिलमिला उठे और चंद्रशेखर को 15 कूड़े मारने की सजा सुना दी गई। एक कूड़ा पड़ते ही वो चमड़ी और चर्बी दोनों खींचकर बाहर निकाल देता था, जिससे कैदी चीखने और गिड़गिड़ाने लगते थे। ऐसे में 15 कूड़े खाना बच्चों का खेल नहीं था, मगर जब जेल में जेलर ने चंद्रशेखर के पीठ पर पहला कूड़ा मारा तो उनकी आंख में आंसू नहीं बल्कि जज्बे की झलक दिखी और मुख से चीख नहीं बल्कि वंदे मातरम का नारा निकला। हर कूड़े पर चंद्रशेखर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। उनकी कमर और पैर खून से सन चुके थे, लेकिन उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। तभी जेलर सरदार गुंडा सिंह को उनमें छत्रपति संभाजी महाराज जैसे हौसले की झलक दिखी। वो चंद्रशेखर को अपने घर ले गए, गर्म दूध पिलाया और मरहम लगाई। इसी दिन के बाद उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। इधर चंद्रशेखर एक उभरते हुए युवा क्रांतिकारी की तरह महज 16 वर्ष में ब्रिटिश अफसरों की रातों की नींद उड़ा चुके थे। उधर साल 1922 में गांधी जी ने देश में बढ़ रही हिंसा की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे चंद्रशेखर को गहरा धक्का लगा और यहां से उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़कर आज़ादी की जंग में दूसरे रास्ते पर चलने का फैसला किया। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे फ्रीडम फाइटर्स से हुई। उन दिनों रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हुआ करते थे। आज़ाद का अदालत वाला किस्सा सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने आज़ाद को एचआरए में शामिल कर लिया।
यहाँ आज़ाद को फंड इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जो ज्यादातर ब्रिटिशर्स के सामान चोरी करके किया जाता था। उन्होंने ब्रिटिशर्स को खूब लूटा और एक बार उन्होंने चलती ट्रेन से सबसे बड़ी लूट करने का प्लान बनाया, जो किस्सा आज़ादी के इतिहास में काकोरी कांड से दर्ज है। बात है साल 1925 की, जब एचआरए ने ब्रिटिश खजाने को लूटने का फैसला किया ताकि उससे क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत को सीधा चैलेंज था। प्लान पूरी तरह से फूल प्रूफ था। ट्रेन का टाइम, लोकेशन, तिजोरी की जानकारी, सब कुछ तय था। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में अलग अलग डिब्बों में एचआरए के क्रांतिकारी सवार थे। अशफाकुल्ला खां, सतीश चंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी को जिम्मेदारी दी गई थी कि तय स्थान पर जाकर ट्रेन की जंजीर खींचनी है। वहीं दूसरे डब्बे में सवार थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मन्नाथ गुप्त, मुकुंदीलाल बनवारीलाल जैसे जाबाज साथी, जिनके पास थी गार्ड, ड्राइवर और तिजोरी को संभालने की जिम्मेदारी। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, प्लान के मुताबिक जंजीर खींच दी गई और रात के अंधेरे में ट्रेन रुक गई और अगले ही पल क्रांतिकारी उस पर टूट पड़े। गार्ड और ड्राइवर को पकड़कर नीचे लिटा दिया गया और फिर टारगेट थी ट्रेन की तिजोरी। लोहे का वो भारी तिजोरी जो अंग्रेजों की खजाने से भरी हुई थी, उसे ट्रेन से नीचे गिराया गया और हथौड़े और छेनी से तोड़ने की कोशिश होने लगी। शुरू में वो तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही अशफाक ने पूरी ताकत से उस पर हथौड़ा मारा, तिजोरी ने भी दम तोड़ दिया और सोने चांदी रुपए से भरे नोट उगलने लगे। खजाना मिल चुका था, लेकिन अब उन्हें जल्दी करना था। रुपयों को गठरी में बांधा गया और सभी क्रांतिकारी अंधेरे में गायब हो गए। कोई पैदल, कोई साइकिल से लखनऊ की ओर बढ़ गया। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे, वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी और सुबह अखबारों में खबर गूंज उठी, काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। ब्रिटिश हुकूमत दहल उठी। क्रांतिकारियों ने सीधे ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटा था, और वो भी बिना किसी खून खराबी के। अगले 47 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अफसरों की हलचल तेज हो गई। जगह जगह छापे पड़े और गिरफ्तारियां शुरू की गई। कई साथी पकड़े गए, 4 को फांसी की सजा दी गई, कुछ को काला पानी और बाकी को लंबी कैद। लेकिन एक नाम था जो ब्रिटिश पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। वो हर बार अपनी चालाकी और बहादुरी से उनके जाल से निकल जाते और यहीं से वो बन गए ब्रिटिश पुलिस की नज़र में सबसे खतरनाक बागी, जिसे पकड़ना अब इम्पॉसिबल था। साल 1928 में पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत का जमकर विरोध हो रहा था। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मौत हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज डीएसपी जॉन सडन्स की हत्या का प्लान बनाया और उसमें सफल भी हुए। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर जो बम फेंका था, वो बम आजाद ने बनाया था। इस घटना के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और अपने क्रांतिकारी मित्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मिली फांसी की सजा को कम करने के लिए आजाद ने काफी प्रयत्न किए। उन्होंने दुर्गा भाभी को गांधी जी से बात करने के लिए भेजा, लेकिन गांधी जी ने कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आजाद और भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा का विरोध करते थे। इधर ब्रिटिश हुकूमत आजाद को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। उनके ऊपर 5000 का इनाम भी रखा गया, लेकिन उन्हें ढूंढना नामुमकिन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास उनकी एक तस्वीर तक नहीं थी, क्योंकि आजाद अपनी तस्वीर खिंचवाने में यकीन नहीं करते थे। इसलिए तो आज हमारे पास उनकी सिर्फ एक तस्वीर है, और वो भी उनके मित्र क्रांतिकारी रुद्र नारायण सिंह ने धोखे से खींची थी। समय चलता रहा, फिर आया 1931। देश में आज़ादी की जंग अपने चरम पर थी और चंद्रशेखर आज़ाद उस आग के सबसे जिंदा शोले बन चुके थे। इसी दौरान उन्होंने इलाहाबाद के आनंद भवन में एक गुप्त मुलाकात की गांधी जी के प्रिय मित्र जवाहरलाल नेहरू से। मुलाकात बहुत शांत, लेकिन अंदर से उथल पुथल से भरी थी। लाल बहादुर शास्त्री अपनी आत्मकथा में